देखना जो हमारा IMP क्रम है द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें जो पहला है उसका नाम क्या है 1,2 डाइक्लोरो एथीन। तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर पर क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, इसको हम लोग बोलते हैं सिस। अगर इसमें किसी एक की पोजीशन को अपोजिट कर दे तो वो क्या हो जाएगा ट्रांस। इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस। तो ये जो सिस फॉर्म है और ट्रांस है, इन दोनों में देखना चाहते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो देखना क्लोरीन का EN ज्यादा है कार्बन से, तो ये क्या करेगा अपने ओर इसको ऐसे खींचेगा और ये भी अपने ओर ऐसे इसको खींचेगा। हाइड्रोजन का EN कम है तो ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, यानी कि इसका जो म्यू है वो 0 तो नहीं होगा, ये फिक्स है। इसमें आ जाओ, ये क्लोरीन इधर खींचेगा और ये क्लोरीन इधर खींचेगा, दोनों की दिशा क्या है अपोजिट। और अगर दोनों की दिशा अपोजिट या विपरीत है तो ये सदिश राशि होती है, यानी कि इसका मान मिनिमम हो जाएगा। इसका मान एक इधर है और एक इधर है, मतलब कुछ ऐसा कोण बना रहे हैं, लेकिन ये 0 डिग्री नहीं है और ना ही 180 डिग्री है। अगर 0 डिग्री होता तो अधिकतम मान होता और 180 होता तो न्यूनतम मान होता, लेकिन ये 180 डिग्री है। देखोगे एक क्लोरीन इधर जा रहा है, एक क्लोरीन इधर जा रहा है, तो अगर एक क्लोरीन इधर जा रहा है एक क्लोरीन इधर जा रहा है तो 180 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि यहाँ पर जो म्यू है वो क्या हो जाएगा मिनिमम और यहाँ पर म्यू क्या हो जाएगा मैक्सिमम। 0 किसी का नहीं होगा, इसका भी 0 नहीं होगा, उसका भी 0 नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में द्विध्रुव आघूर्ण इसका यानी सिस वाले का ज्यादा होगा ट्रांस से। दूसरा है 1 2 या सीधे लिख देते हैं ब्यूट 2 इन, या इसी को हम लोग बोलते हैं 2 ब्यूटीन। तो 2 ब्यूटीन को देखते हैं, ये C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर H, इधर CH3 और इधर H, ये क्या हो गया सिस। इसमें एक को चेंज कर देते हैं, C डबल बॉन्ड C, इधर CH3 और इधर भी CH3, इधर H और इधर भी H, ये क्या हो जाएगा ट्रांस। मतलब सिस और ट्रांस एक दूसरे के क्या होते हैं अपोजिट। अब देखोगे तो ये कार्बन कैसा है sp3, भाई एक भी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, 3 हाइड्रोजन और एक ये बंद, कितने हो गए टोटल 4, तो संकर sp3। इसका देखोगे तो एक सिग्मा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी कि इसका संकरण क्या हो गया sp2, 3 सिग्मा। sp2 का EN तुम लोगों को बताए थे कितना 2.75, sp3 का EN कितना बताए थे 2.25, यही बताए थे। तो देखोगे इसका EN कम है, इसका EN ज्यादा है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी इधर की ओर, और इसका भी इधर, इसका इधर की ओर और इसका भी इधर की ओर, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी इधर, और इसकी भी डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर और इसका डायरेक्शन इधर। अब देखोगे दोनों में तो इसके डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन में आ जाओ डिफरेंस है। यहाँ पे CH3 की डायरेक्शन इधर, इधर पे हाइड्रोजन की है, यहाँ पे CH3 है तो इधर हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की डायरेक्शन एक जैसे, CH3 की डायरेक्शन एक जैसे, मतलब दोनों का क्या मिल रहा है हेड। तो ऑलमोस्ट म्यू तो 0 नहीं होगा, इसका भी म्यू 0 नहीं होगा, लेकिन इसका म्यू इसकी तुलना में ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी और इसकी दिशा एक में ही है, इसकी और इसकी दिशा एक ही है। लेकिन यहाँ पे देखोगे इसकी दिशा और इसकी दिशा अलग अलग है, ये CH3 जबकि ये क्या है हाइड्रोजन है,
इधर हाइड्रोजन है तो इधर CH3 है, जबकि इसमें CH3 एक दिशा में, हाइड्रोजन एक दिशा में, तो म्यू दोनों का 0 नहीं होगा, लेकिन इसका म्यू ज्यादा होगा इसकी तुलना में। उसी तरह इसका भी है कि इसका जो सिस फॉर्म है उसका ज्यादा होता है इसके ट्रांस से, इसका ट्रांस ज्यादा होता है इसके सिस से। ये 2 क्रम। उसके बाद जो तीसरा आता है, तीसरा H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद NF3 और उसके बाद CH4। चौथा क्रम जो कि तुम लोगों को पहले ही बताए हैं, H2O2 का ज्यादा होता है H2O से। पांचवा HF का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद H2O का, उसके बाद NH3 का। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक अपवाद है, अपवाद 6वां नंबर। अपवाद क्या है? CH3Cl, CH3F, CH3Br और CH3I। तो देखोगे तो फ्लोरीन का ईएन सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो म्यू का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होने का लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा, और लोन पेयर में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए क्लोरीन जो है उसका म्यू सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। सातवां में CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CHCl3 और लास्ट में CCl4। तो इसका तो पता है म्यू क्या होगा, 0। तो सबसे ज्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है। वैसे होना क्या चाहिए था भाई? इसमें 3 क्लोरीन है तो इसका सबसे ज्यादा, इसमें 2 है तो उसका थोड़ा कम, इसका 1 है तो और कम। लेकिन होता नहीं है, उल्टा होता है। CH3Cl का सबसे ज्यादा, फिर Cl2 का, फिर Cl3 का, फिर CCl4 का। CCl4 का तो 0 होता है, कल इसको करके भी हम लोग देखे थे। तो ये दोनों अपवाद के कैटेगरी में आते हैं। इन दोनों का जो हम लोग सोचते हैं या जो होना चाहिए था वो होता नहीं है। तो इनमें क्लोरीन का सबसे पहले आ जाता है, और इसमें 1 क्लोरीन जिसके पास है उसका सबसे ज्यादा, फिर 2 क्लोरीन वाले का, फिर 3 क्लोरीन वाले का, फिर उसके बाद 4 क्लोरीन का। तो 4 क्लोरीन का तो फाइनली म्यू 0 होता है, लेकिन इन तीनों का म्यू 0 नहीं होता है, और म्यू 0 तीनों का नहीं होगा। और अगला जो है वो अपवाद में तो नहीं आता, इसलिए इधर ही लिख दे रहे हैं उसको 6वां नंबर। इसको 7 8 कर देंगे, ये 7 और ये 8। कल इसको भी शायद बताए थे कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण pH3 यानी कि फॉस्फीन से ज्यादा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रम है जो क्वेश्चन में कई बार आते हैं, इसलिए इसे नोट कर लो। यहीं पे निपटा देते हैं, जगह है तो। जो 5वां इसका टाइप है वो क्या है? आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण। ये होगा किसमें? ये होता है आयन और नॉन पोलर में। तो देखो जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये क्या बोल रहा है शुरू में देखोगे तो ये बोल रहा है आयन इंड्यूस
मतलब जो आयन है वो इंड्यूस कर रहा है या प्रेरित कर रहा है, किसमें, नॉन पोलर में डाइपोल बनाने के लिए। मतलब जो इसका एग्जाम्पल है, हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं क्लोरीन माइनस और साथ में CCl4। तो CCl4 कैसा होता है, नॉन पोलर, और Cl माइनस कैसा है, आयन है। तो ये जो आयन है इस नॉन पोलर में चार्ज या फिर बोले डाइपोल क्रिएट करता है, इसमें प्रेरित करता है, इसलिए नाम क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल। यानी कि जो आयन है वो नॉन पोलर में डाइपोल क्या करेगा, प्रेरित कर देता है। तो इसलिए जो फोर्स है किसमें लगेगा, आयन और नॉन पोलर के बीच में। और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हो। ये होता कैसे है, सेम वही कहानी कि ये कौन है, क्लोरीन माइनस और ये कार्बन, ये कार्बन, ये क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन। तो देखोगे कि ये क्लोरीन जो है इसका En ज्यादा है, तो ये क्या ले लेगा, माइनस, तो इसको क्या देगा, प्लस, और ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। तो अगर इनके बीच में इंट्रैक्शन हो रहा है तो उसी को क्या बोल देंगे, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। मतलब पहले से इसमें कोई चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि कैसा है, नॉन पोलर, और नॉन पोलर या अध्रुवी में चार्ज नहीं होता। लेकिन इसने क्या किया, इसके अंदर चार्ज उत्पन्न कर दिया, प्रेरित कर दिया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन। यानी कि कोई आयन आया जो कि अध्रुवी अणु में डाइपोल या चार्ज क्रिएट कर दिया। इसके और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे Na प्लस Br2। तो सोडियम क्या है, आयन, Br2 क्या है, अध्रुवी। तो Br2 अध्रुवी हो गया, सोडियम आयन हो गया। तो ये क्या करेगा, इस Br2 या अध्रुवी में क्या कर देगा, डाइपोल या आयन को क्रिएट कर देगा। तो जब डाइपोल या आयन को ये क्रिएट कर देगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, आयन इंड्यूस डाइपोल। यानी कि ये जो आयन है अध्रुवी में क्या करता है, डाइपोल या चार्ज को इंड्यूस कर देता है, जिसके कारण उनके बीच अट्रैक्शन होने लगता है। ये चौथा और पांचवा दोनों ही क्या है, आयन डाइपोल है, एक आयन इंड्यूस डाइपोल है। ये किसके किसके बीच होगा, आयन और पोलर के बीच। और ये किसके बीच हो जाता है, आयन और नॉन पोलर के बीच। लेकिन चौथा और पांचवा दोनों ही वंडरवाल बल के प्रकार नहीं है। वंडरवाल बल के केवल 3 ही प्रकार हैं। एक तो है किसन फोर्स, जो किसमें होता है, पोलर और पोलर के बीच। दूसरा होता है डिवाई फोर्स, जो होता है पोलर और नॉन पोलर के बीच। तीसरा होता है लंदन फोर्स, जो होता है नॉन पोलर और नॉन पोलर के बीच। तो इसमें जो तीसरा हम लोग देखें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डाइपोल या लंदन फोर्स, तो यहाँ पे लिखा है नॉन पोलर नॉन पोलर। मतलब जैसे हीलियम हीलियम, क्लोरीन क्लोरीन, आर्गन आर्गन, ये सब क्या होता है, नॉन पोलर। तो इसमें भी चार्ज अगर इंड्यूस होता है तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। लेकिन इनके जो चार्ज होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते, बहुत कम समय के लिए, तुरंत आएंगे और तुरंत चले जाएंगे। ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, कम समय में कोई भी चीज करना और फिर वापस वैसे ही हो जाना। तो हीलियम में चार्ज बहुत कम समय के लिए आएगा और उसमें अट्रैक्शन होगा, उसी अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल या उसी को लंदन फोर्स। तो ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, वंडरवाल के। चौथा और पांचवा ये वंडरवाल का पार्ट नहीं है। यानी कि वंडरवाल बल 3 प्रकार के होते थे और वो तीनों हमने लिख दिया है, कौन कौन, किसन फोर्स, डिवाई फोर्स और लंदन फोर्स। चौथा और पांचवा ये वंडरवाल के टाइप नहीं है, समझे, छाप लो। देखना, अगर हमसे पांचों बलों का सीक्वेंस पूछ ले तो सबसे पहले आता है आयन डाइपोल, उसके बाद आता है किसन फोर्स, उसके बाद आता है आयन इंड्यूस डाइपोल, और फिर उसके बाद आता है डिवाई फोर्स, और सबसे लास्ट में आता है
लंदन फोर्स। तो ये पांचों बलों का सीक्वेंस हो गया। लिखिए, जो अगला हम लोगों का हेडिंग है वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन किसी अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ जुड़ करके बंध बनाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका जो डेफिनेशन है या परिभाषा क्या बोलेंगे? किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के साथ मिलकर बंध बनाना। कंडीशन क्या होगी या शर्त? हमें कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा? हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, क्योंकि जब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो हाइड्रोजन बंध कहाँ बनेगा? दूसरा कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन किसी अधिक ऋण विद्युतीय, अधिक कितना? 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए। अधिक ऋण विद्युतीय En कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 3। हाइड्रोजन किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से जुड़ा हो। और तीसरा कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन के सामने भी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व, अधिक ऋण विद्युतीय जिसका En कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 3। अधिक ऋण विद्युतीय तत्व हो। ये 3 कंडीशन अगर होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन का होना सबसे जरूरी है। उसका दूसरा कंडीशन क्या होता है कि हाइड्रोजन किसी अधिक ऋण विद्युतीय, मतलब ऐसे तत्वों के साथ हो जिसका En 3 या उससे ज्यादा हो। और चौथा है, तीसरा कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन के सामने यानी जिससे वो बंध बनाना चाहता है उधर भी अधिक ऋण विद्युतीय यानी जिनका En 3 या उससे ज्यादा हो वो यौगिक होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका En 3 से ज्यादा होता है? तो हम लोग En वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि किसका En कितना होता है। तो वो En देख लेते हैं। फ्लोरीन का En 3 से ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, क्लोरीन का होता है, और एक sp संकरण का होता है। sp संकरण का En कितना होता है? फ्लोरीन का En 4, ऑक्सीजन का 3.5, नाइट्रोजन का 3, क्लोरीन का 3, sp का होता है 3.25। नाइट्रोजन और क्लोरीन का En समान होता है, लेकिन अगर उसमें भी पूछे ज्यादा किसका होता है तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। हमने पहले भी बताया है कहाँ ऋण विद्युता टॉपिक में कि नाइट्रोजन और क्लोरीन का En दोनों का समान होता है, लेकिन उसमें भी पूछे ज्यादा किसका होता है तो नाइट्रोजन का क्लोरीन से En ज्यादा होता है। तो ये ऐसे यौगिक है जिसका En 3 या 3 से ज्यादा है। अगर इनके साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके साथ साथ अगर इसको देखें तो याद करने का इसका ट्रिक क्या है? फोन कॉल sp,
फोन मतलब FON, कॉल मतलब क्लोरीन, sp मतलब sp संकरण। तो फोन कॉल sp अगर आता है तो हाइब्रिड है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड वो भी चेक कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होगा, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। मतलब एक ही अणु में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रा, दो अलग अलग में बने तो उसको बोलते हैं इंटर। जैसे सपोज करना हमने क्या किया, HF, दूसरा हमने क्या लिया HF, ठीक, और एक हमने यौगिक ले लिया कुछ इस टाइप का N डबल बॉन्ड O, और इधर पे कौन है OH। तो देखना इसमें देखोगे तो हमने क्या बोला कि पहला शब्द हाइड्रोजन का होना जरूरी है, हाइड्रोजन है, अधिक ऋण विद्युतीय के साथ होना चाहिए, तो फ्लोरीन का EN 3 से ज्यादा है। उसके साथ साथ हाइड्रोजन जिसके सामने है तो इसके सामने कौन है फ्लोरीन, यानी इसके सामने भी अधिक EN वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये फ्लोरीन के साथ तो जुड़ा है लेकिन इधर पे आ जाए क्या CH4 मेथेन या CH3, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के सामने कम EN वाला आ गया, जबकि उसको क्या चाहिए ज्यादा EN वाला, मतलब EN 3 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो CH4 आएगा तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब हाइड्रोजन के सामने जो आएगा उसका भी EN 3 से ज्यादा होना चाहिए तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पर देखोगे तो ये फ्लोरीन और ये हाइड्रोजन, तो जो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका भी EN 3 से ज्यादा है, और हाइड्रोजन के सामने जो यौगिक है या तत्व है उसका भी EN 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या होने लगेगा, अट्रैक्शन या बॉन्डिंग, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं H बॉन्ड। तो देखोगे ये जो H बॉन्ड बना है दो अणुओं के बीच में या दो यौगिकों या दो तत्वों के बीच में बना है, तो इसको हम लोग ऐसे H बॉन्ड को बोलते हैं इंटर H बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इंटर H बॉन्ड। लेकिन अगर एक ही यौगिक में हो जाए, तो जैसे देखोगे ये एक यौगिक है, एक ही यौगिक में H बॉन्डिंग, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वो ऑक्सीजन है, यानी इसका EN 3 से ज्यादा है, और हाइड्रोजन के सामने भी अधिक EN वाला था तो ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में क्या होने लगेगा, आकर्षण, और ये जो बनेगा इसी को क्या बोल देंगे H बॉन्ड। तो ये देखोगे तो अलग से कहीं नहीं गया है, यानी एक ही यौगिक में दोनों से मिल गया, तो एक ही में हो गया, तो इसको बोल देते हैं हम लोग इंट्रा, इंट्रा H बॉन्ड। तो एक होता है इंटर H बॉन्ड, एक होता है इंट्रा। इंटर मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन दो यौगिकों का होना जरूरी है, 3 4 5 6 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट दो होंगे। तो इंटर H बॉन्ड में दो या दो से अधिक यौगिकों के मध्य हाइड्रोजन बंध। अब वो दोनों यौगिक समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि HF का HF से ही करा दो, H2O से करा लो, वो भी क्या है H2O भी सेम चीज है, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन का EN 3 से ज्यादा है। तो इंटर H बॉन्डिंग यानी दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनमें दोनों यौगिक सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे इंटर H बॉन्डिंग। इंट्रा यौगिक एक ही रहेगा, तो इसमें एक ही यौगिक है ये, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल या ओ नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें देखोगे तो एक ही यौगिक में H बॉन्डिंग होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरा। हिंदी में क्या बोलते हैं अंतरा या अंतः H बॉन्डिंग, और एक होता है अंतर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर H बॉन्डिंग टू टाइप्स की होगी, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंटर को हम लोग बोलते हैं अंतर, अंतर H बंध, और इसको क्या बोलते हैं अंतः। अंतः मतलब एक ही यौगिक में हो गया है, यहाँ पर दो की जरूरत नहीं है, केवल एक में ही काम हो जाएगा। तो H बॉन्ड भी टू टाइप्स का होगा, एक होगा इंटर, एक होगा इंट्रा। अब इनमें भी हम लोग अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन सा H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, कौन सा कम होता है, इनमें सीक्वेंस क्या होगा,
किस में H बॉन्डिंग होगी और किस में नहीं होगी और इसका अपवाद क्या है। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं। देखना, हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। नंबर पहला इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, इसमें डैश करके लिख लेना। दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य, दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य दूसरा नंबर लिखना इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। हिंदी में बोलते हैं अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। लिखे, इसमें डैश करके लिखना एक ही अणुओं के मध्य, एक ही अणुओं के मध्य एक ही अणुओं के मध्य, एक ही अणुओं के मध्य। देख चुके। फर्स्ट नंबर हेडिंग डालना इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, उसके बारे में हम लोग अब डिटेल पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, फर्स्ट नंबर हेडिंग डालना इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो देखना, जो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड में एग्जाम्पल देखें तो ये दो या दो से अधिक अणुओं के मध्य में लगेगा।
तो जो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड है, हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं HCN का। तो हम लोग क्या किए, ये हाइड्रोजन, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इधर पे अगला कौन है HC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर अगला कौन है HC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर से HC ट्रिपल बॉन्ड N, HC ट्रिपल बॉन्ड N। तो देखोगे तो हमने क्या बोला, सबसे पहले उसके पास हाइड्रोजन होना अनिवार्य है, तो हाइड्रोजन इसके पास है। अब इसके सामने जो है वो कौन है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का EN 3 होता है। उसके साथ साथ ये जो यौगिक है इसका संकरण क्या है, Sp, और Sp का EN कितना होता है, 3.25, यानी कि इसके सामने दोनों चीजें हैं। पहला क्या, नाइट्रोजन भी है और Sp संकरण वाला भी है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरा क्या है कि ये जिससे जुड़ा है वो भी अधिक EN वाला होना चाहिए, तो ये किससे जुड़ा है, C ट्रिपल बॉन्ड N से। तो सेम वही कहानी कि इसका भी संकरण क्या हो गया, Sp, मतलब ये भी 3.25। तो हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका भी EN 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए, और उसके सामने जो आएगा उससे जुड़ने उसका भी EN 3 से ज्यादा होगा, तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। तो ये जो H बॉन्डिंग है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर H बॉन्ड। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, RNH2। ये R कुछ भी हो सकता है। तो RNH2 में देखते हैं कैसे H बॉन्डिंग होती है। तो देखना, ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और इधर R। फिर अगला आया ये नाइट्रोजन और इधर R, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। फिर अगला आया N, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर R। फिर अगला आया नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर R। फिर अगला आया इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर R। फिर अगला इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर R। ऐसे जितना लंबा चाहो बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या कहा कि सबसे पहले नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी कि हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका EN 3 से ज्यादा है या 3 के बराबर है। लेकिन हाइड्रोजन के सामने भी जो है उसका भी EN 3 या उससे ज्यादा है। तो देखोगे ये जिससे जुड़ा है उसका भी EN 3 और जिसके सामने है उसका भी EN 3 से ज्यादा या 3 के बराबर है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग की 3 शर्त, पहला क्या, H का होना अनिवार्य है। दूसरा, H जिससे जुड़ा है उसका EN 3 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि H के सामने भी अधिक EN वाला तत्व होना चाहिए। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। तीसरा एग्जाम्पल देखोगे तो देखना, तीसरा एग्जाम्पल अमोनिया NH3। तो NH3 में भी H बॉन्डिंग हो जाएगी। ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। फिर ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो सेम कहानी कि नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन, यानी कि इसका EN 3 के बराबर है। इसके सामने भी 3 या उससे अधिक EN वाला यौगिक है। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, H बॉन्डिंग। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, H2O। तो H2O को अगर हम लोग देखें तो H2O में भी H बॉन्डिंग होगी। कैसे, ये हो गया ऑक्सीजन और इसके पास हाइड्रोजन, फिर इधर कौन हो गया, ऑक्सीजन और इसके पास हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन
इधर भी हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो वो क्या बोलता है कि जिसके पास हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है उसका EN 3 या उससे ज्यादा हो। दूसरा क्या बोलता है कि जिससे ये जुड़ना चाहता है उसके सामने भी अधिक EN वाला यौगिक होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन है। अब देखोगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इस टाइप से अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये भी तो इससे कर सकता है, ये इससे कर लेगा और ये इससे कर लेगा। उसी तरह ये इससे कर लेगा और ये इससे कर लेगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये इधर, उसी तरह ये भी इधर चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यू इस तरह से चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर खास बात ये है कि ये जो संरचना H2O के H बॉन्डिंग में बन रही है, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर या पिंजरा के जैसी संरचना। कैसा? केज लाइक स्ट्रक्चर या पिंजरे के जैसी संरचना, पहली बात। दूसरी बात, अगर देखोगे तो किसी एक ऑक्सीजन को हम लोग उठा करके देखते हैं। इस ऑक्सीजन को देखोगे तो ये ऑक्सीजन अपने आसपास 4 हाइड्रोजन से घिरा है। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। यानी कि प्रत्येक ऑक्सीजन अपने आसपास 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा रहता है। और H2O या पानी या इसको बर्फ भी बोल सकते हो। तो ये जो H2O या पानी या बर्फ की संरचना होती है, ये कैसी होती है? पिंजरे के जैसी या केजनुमा। ऑक्सीजन, प्रत्येक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन से घिरा रहता है। इसको भी देखोगे तो ये भी 4 से घिरा है, लेकिन इधर आगे अभी नहीं बनाए हैं इसलिए तुम्हें नहीं दिखेगा। इसको भी देखोगे तो ये 4 से घिरा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो ये प्रत्येक ऑक्सीजन 4-4 हाइड्रोजन से घिरे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये बीच में क्या है? खाली। यानी कि ये खाली जगह के कारण इसमें क्या रहता है? स्पेस रहती है या हवा भरी रहती है, जिसके कारण जो बर्फ होती है वो पानी के सतह पर तैरती है। क्यों? क्योंकि जो बर्फ के अणु होते हैं उसमें क्या हो जाता है? H बॉन्डिंग। और H बॉन्डिंग होने के कारण केज लाइक या पिंजरे की जैसी संरचना बनती है और बीच में जगह क्या हो जाती है? खाली। और जगह बीच में खाली होगी तो यहाँ का घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और जब घनत्व कम हो जाएगा तो बर्फ पानी में तैरना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर 2 चीजें, पहला क्या कि H2O पानी या बर्फ की संरचना कैसी होती है? पिंजरा के जैसे। कैसा होता है? पिंजरा के जैसा। इंग्लिश में बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या बताएंगे? प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन से घिरा रहता है, ठीक है। और तीसरा क्या बताएंगे कि इसके बीच में खाली जगह या स्पेस होती है, जिसके कारण इसका घनत्व क्या हो जाता है? कम। इसलिए बर्फ पानी पर तैरती रहती है। या ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी के अणु के द्वारा बनाए गए H बंधों की संख्या कितनी होती है? 4। तो एक पानी का अणु 4 H बंध या हाइड्रोजन बंध बनाता है। कैसे? वो यहाँ पे काउंट करके तुम्हें दिखा दिए हैं कि एक हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। या बोल सकते हैं एक पानी का अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। समझे? तो ये हो गया H2O का। और भी कर सकते हैं। सीधा सा हमें याद क्या रखना है कि H बॉन्डिंग के लिए ऐसे यौगिक या तत्व का होना जरूरी है जिसका EN 3 या उससे ज्यादा हो, तो H बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इतना
छाप लो, फिर आगे देखते हैं।